तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का नॉलेज इंजेक्शन में। In 1973, an all new twin jet lands in America. It was silent, bigger, and more efficient. Everybody was stunned. हम बात कर रहे हैं एयरबस के बारे में। The Airbus A300, 1960s. ये वो समय था जब world was flying America. Since 80% of world airlines were operating American airliners, whether it is Boeing 707 or McDonnell Douglas 10, and rest of the airline market was totally captured by Soviets, especially their couple of Tu-104 aircraft. और ये वो समय था जब यूरोप का ऑलरेडी एक अटेम्प्ट, जब यूनाइटेड किंगडम ने द हेविलैंड कॉमेट तैयार किया था, दुनिया का पहला जेट एयरलाइनर, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका था। यूनाइटेड किंगडम के मिलियंस ऑफ डॉलर्स वैनिश्ड हो चुके थे और इस स्थिति में यूरोप ने एक नया सपना देखा। वो सपना था कॉनकॉर्ड, जो भी ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। और इसी वजह से जब यूरोप में बन रहे दो बैक टू बैक फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो चुके थे, तो ऐसे में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि शायद अब अमेरिका को इस चीज़ में पीछे छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। खासतौर पे अनस्टॉपेबल लग रहे बोइंग और मैकडोनाल्ड डगलस को, जिनके रेवेन्यूज हर साल इंक्रीज हो रहे थे और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी हर साल बढ़ रही थी। साथ ही ये वो समय था जब यूरोप की कुछ लेजेंडरी और आइकॉनिक एविएशन इंडस्ट्रीज जैसे कि सट एविएशन, CASA, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, दी हैविलैंड, हॉकर सिडली, ये सभी अपने सर्वाइवल तक के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि कॉन्कॉर्ड, जो एक्चुअली में एक पूरी तरीके से फेल्ड प्रोजेक्ट था, उसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने एक चीज काफी अच्छे से समझ ली थी कि अगर कुछ बड़ा करना है तो साथ आना होगा, क्योंकि कॉन्कॉर्ड को अकेले ना तो फ्रांस बना सकता था ना ही यूनाइटेड किंगडम। और यहीं से शुरुआत हुई एक लार्ज पीपल मूवर की, यानी कि एयर बस। तो काफी सारी एविएशन इंडस्ट्रीज यूरोप की, खासतौर पे ब्रिटिश एविएशन कॉरपोरेशन, BSE, सट एविएशन, हॉकर सिडली, ब्रेग्रेट, ये सभी साथ आए, जहां पर मुख्य तौर पे 4 कंट्रीज थी, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने शुरुआत करी एयरबस की, और वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ कॉपरेशन पे। खास बात यह है कि एयरबस A300 को जब डिजाइन किया गया तो इसके एक एक पार्ट्स को अलग अलग कंट्रीज को डिवाइड किया गया, जहां पर पूरे कंट्रोल सरफेसेस और इंटरनल डिजाइनिंग फ्रांस द्वारा की जानी थी, जो पूरा फ्यूजलाज है वो जर्मनी द्वारा सप्लाई किया जाना था, साथ ही जो विंग सेक्शन था वो ब्रिटेन द्वारा डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर करना था, वहीं पर जो टेल सेक्शन था वो पूरी तरीके से स्पेन को करना था। और इस अनप्रेसिडेंटेड कॉपरेशन का नतीजा था द फर्स्ट एयरबस, द A300, जो ज्यादा बड़ा था, ज्यादा कार्गो कैरी कर सकता था, ज्यादा एफिशिएंट था और ज्यादा लग्जरियस था। खास बात यह कि उस समय यूरोपियन कंट्रीज जो एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट अपने लिए डेवलप कर रही थी, उन्होंने इसमें 40% से भी ज्यादा पार्ट्स अमेरिकन रखे। उसका सबसे पहला कारण यह था डेवलपमेंटल कॉस्ट को कम से कम रखना। अगर मैक्सिमम ऐसी चीजें जो आज तक यूरोप डेवलप नहीं कर पाया था, उनको वो खुद डेवलप करने लगते तो हर चीज की टेस्टिंग करनी पड़ती, फिर उस इक्विपमेंट को एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करके उनकी टेस्टिंग करनी पड़ती। इस वजह से 40% से भी ज्यादा जो पार्ट्स थे उन्हें डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट किया गया। खासतौर पे जनरल इलेक्ट्रिक्स के उस समय के लेटेस्ट CF6 इंजन्स को भी यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट किया गया। उसका एक कारण यह भी था कि यूनाइटेड स्टेट्स उस समय एविएशन मार्केट का किंग था, और ऐसे में अगर इंजन ही यूनाइटेड स्टेट्स के हो, अमेरिकन हो, तो काफी हद तक इन एयरक्राफ्ट की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी। खास बात यह कि एयरबस उस समय ना केवल एशियन और यूरोपियन मार्केट बल्कि खासतौर पे अमेरिकन मार्केट को सर्व करना चाहता था, अमेरिकन मार्केट को पूरी तरीके से डिसरप्ट करना चाहता था। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस समय ना तो एशिया ना ही यूरोप कोई बड़ा कमर्शियल एविएशन सेक्टर था। ये वो समय था जब यूरोप और एशिया खासतौर पे ट्रेन ट्रैवल पे ज्यादा रिलाय करते थे, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरीके से इनफैक्ट एयर ट्रैवल पे ही डिपेंड करता था। तो फाइनली जो एयरक्राफ्ट तैयार हुआ, यानी कि एयरबस A300, उसका पब्लिक डेब्यू किया गया 28 सितंबर 1972 को। वहीं पर कुछ ही महीनों के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट को भी कंडक्ट किया गया। अब यहां पर यूरोप या कहें एयरबस के सामने काफी बड़ा चैलेंज था A300 की रिलायबिलिटी को प्रूव करना,
क्योंकि एक ट्विन जेट एयरक्राफ्ट था और उस समय इतने बड़े एयरक्राफ्ट का ट्विन जेट होना कोई अच्छी बात नहीं थी। और इससे पहले यूरोप के दो काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो चुके थे, खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम का कॉमेट और फ्रांस और यूके का कॉन्कॉर्ड। तो ऐसे में वो एक बार फिर से एक ऐसा स्टेप ले रहे थे जो काफी अलग था, एक ट्विन जेट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। इनफैक्ट जब एयरक्राफ्ट का पब्लिक डेब्यू किया गया 1972 में, तो बोइंग के जो वाइस चीफ थे उन्होंने ये कहा कि ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इनकी खुद की कंट्रीज कुछ लिमिटेड एयरक्राफ्ट अक्वायर करेंगी, लेकिन ये एक ऐसा वाइड बॉडी ट्विन जेट इंटरनेशनल एयरलाइंस को सर्व नहीं कर सकता। एक तरीके से उन्होंने क्लियरली इसको एक फ्लॉप प्रोजेक्ट करार दिया था। लेकिन यहां पर अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव करने के लिए एयरबस ने A300 की यूरोप से मैक्सिको सिटी तक डायरेक्ट फ्लाइट कंडक्ट करी। और रिलायबिलिटी को और भी ज्यादा प्रूव करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 40 से ज्यादा टेस्टिंग फ्लाइट्स को कंडक्ट किया गया, डेमो फ्लाइट्स को कंडक्ट किया गया, लगभग 12 एयरलाइंस को डेमो देने के लिए। जो एयरक्राफ्ट है वो लगातार अपनी फ्लाइट्स कंडक्ट कर रहा था, इंटरनेशनल वोयाज पर था, इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज में जाकर अपने डेमोस्ट्रेशन दे रहा था, जिसमें एक मार्केटिंग टीम, इंजीनियरिंग टीम और एयरबस का एक टॉप नेगोशिएटिंग टीम मौजूद होती थी। लेकिन बहुत ही जल्द वो होने वाला था जिसका सबको डर था। 1974, इनफैक्ट 1975 में जब एयरक्राफ्ट बहुत ही जल्द अपने मास प्रोडक्शन को हिट करने वाला था और कुछ लिमिटेड ऑर्डर्स भी एयरबस के पास मौजूद थे और वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि हम इस एयरक्राफ्ट से कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। दिसंबर 1975 और 1977 के बीच में दुनिया को ग्लोबल रिसेशन ने हिट करा। ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, ऑयल क्राइसिस की वजह से अरब कंट्रीज का जो ऑयल स्ट्राइक थी वो पूरी दुनिया पर कहर ढा रही थी। एविएशन मार्केट अपने लोवेस्ट स्तर पे था, ना केवल यूरोपियन और इंडियन एशियन कंट्रीज में बल्कि खुद यूनाइटेड स्टेट्स में भी। और इसी वजह से 1975 से 1977 के बीच में एयरबस के पास 0 ऑर्डर्स थे, कोई भी ऑर्डर्स नहीं थे, एक्सिस्टिंग ऑर्डर्स तक कैंसिल हो चुके थे। एयरबस पूरी तरीके से फेलियर की कगार पे खड़ा था। यह चीज अब सब लोग लगभग मान चुके थे कि जो हर्ष हेविलैंड कॉमेट और कॉन्कॉर्ड का हुआ, वही कुछ एयरबस A300 का भी होने वाला है। लेकिन एयरबस लगभग 6 A300 को तैयार कर चुका था, पूरी तरीके से रेडी थे, और जो लिमिटेड ऑर्डर्स भी मिले थे वो भी कैंसिल हो चुके थे। लेकिन इसके बाद एयरबस ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। एयरबस ने साइन करी वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्वीटेस्ट एविएशन डील ईस्टर्न एयरलाइंस के साथ। अमेरिका की ईस्टर्न एयरलाइंस को एयरबस ने 4 A300 एयरक्राफ्ट फ्री में दिए। जी हां, 6 महीनों के लिए 0 कॉस्ट पे 4 A300 एयरलाइनर्स ईस्टर्न एयरलाइंस को फ्री में मिल चुके थे। ईस्टर्न एयरलाइंस के लिए ऑब्वियसली एक फायदे का सौदा था, जहां पर 6 महीनों तक कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी थी। He does. The A300 is our biggest new investment. It's quiet, fuel efficient, spacious. But if our crew doesn't make you feel comfortable, it won't matter what plane you're flying. I fly Eastern, but you don't have to. So we have to earn our wings every day. और इन 6 महीनों के अंदर A300 ने अपनी पूरी रिलायबिलिटी प्रूव कर दी थी। उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही महीनों के अंदर ईस्टर्न एयरलाइंस ने $778 मिलियन की डील एयरबस के साथ साइन की और 23 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करा। और यह डील अमेरिका की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट इंपोर्ट डील थी, क्योंकि इससे पहले तक अमेरिका अपनी पूरी एविएशन रिक्वायरमेंट को इंडिजिनसली ही कंप्लीट करता था। और यह एक नई शुरुआत थी यूएस की एविएशन इंडस्ट्री में, कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री में। और ग्लोबल रिसेशन के मात्र 1 साल के अंदर, यानी कि 1978 में एयरबस के पास 100 से भी ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद थे। और फाइनली एक ऑलमोस्ट अटर फेलियर अब सक्सेस की ओर जा रहा था। और यह सक्सेस वहीं पर रुकने वाली नहीं थी। इसके बाद एयरबस ने अपने लेजेंडरी A300, A330, A350 जैसे एयरक्राफ्ट को लगातार लॉन्च किया। साथ ही साथ एक नए मार्केट में भी एंट्री ली, जो थी रीजनल एयरलाइंस की, जहां पर लॉन्च की उन्होंने अपनी A320 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट सीरीज, जो आज की तारीख में वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग नैरो बॉडी एयरलाइनर है। धन्यवाद। जय हिंद।